हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सब लोगों का वेलकम करते हैं। हमको लग रहा है एलिजाबेथ शायद हैं। एलिजाबेथ, आर यू हियरिंग मी? आर यू हियरिंग मी? ओके, मी शी इज नॉट हियर। ओके, तो आज हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लोग, हमेशा ही महत्वपूर्ण लोग होते हैं, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हमारे बीच हैं। आज 4/15 पे रूथ मनोरमा, जो कि दलित लीडर और कई अवार्ड उन्हें मिले हैं, तो वो हमारे बीच होंगी। अभी केन्या से एलिजाबेथ हमारे बीच होंगी, जो कि आईसीटी, इंटरनेशनल आईसीटी बिजनेस पार्टनर हैं और वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं शायद वर्ल्ड की, क्योंकि वो बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट है। तो हम सबका स्वागत करते हैं। हमारे बीच अरुणाचल प्रदेश से कई लोग हैं। जारजुम एटे अभी दिख नहीं रही हैं, लेकिन शायद आ गई हैं शायद। तो जारजुम एटे हैं। जारजुम एटे ट्राइबल की बहुत सशक्त सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके राइट्स के लिए कार्य करती हैं और वो एक्स चेयरपर्सन स्टेट विमेन कमीशन अरुणाचल प्रदेश है। सब लोग हमारे बीच बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी आने वाले हैं जो एक्टर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी। तो सबका हम स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है वो विषय है, हम समाज में जेंडर इक्वालिटी कैसे लाएं और ये क्यों जरूरी है। आप सबको मालूम है कि जेंडर इक्वालिटी क्यों जरूरी है। आज इसी पे बोलना है। सब लोगों को इसी पे बहुत व्यवहारिक और बहुत ठोस सुझाव देने हैं। आप सबको पता है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, और वो बहुत जरूरी होते हैं। अगर उनमें से कोई एक एलिमेंट कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए एक्चुअली जेंडर इक्वालिटी इज अ बिगेस्ट, अगर सबसे बड़ा एलिमेंट है कोई उन 5 तत्वों में से, वो है जेंडर इक्वालिटी। अगर जेंडर इक्वालिटी हमारे देश में नहीं है तो हमारा कहना है, यही रहने, आईएलओ का कहना है कि सबसे जो बड़ी बात यह ध्यान रखने की बात है कि आईएलओ कह रहा है अगर हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी हो जाए तो देश की जीडीपी में 1 दहाई का अंतर आ जाएगा। तो दोस्तों, हमको इस बात को समझना होगा कि जब हम पैट्रियार्कल वैल्यू बेस्ड सोसाइटी में जी रहे होते हैं, जहां एक मालिक होता है, दूसरे सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी 50% मालिक और 50% सबऑर्डिनेट। मालिक को प्यार थोड़ी किया जाता है, मालिक को तो झेला जाता है, बर्दाश्त किया जाता है। और जिसको झेला जा रहा है, बर्दाश्त किया जा रहा है, जो अपने को मालिक बना बैठा है, तो वो अपनी बीबी, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ से काम तो करा सकता है, कार्य तो करा सकता है, लेकिन वह प्यार नहीं पा सकता। तो एक अधूरा इंसान जरूर फ्रस्ट्रेशन में होगा। और वह कुछ भी कर रहा है, वो इंजीनियर है, वो बिजनेस पर्सन है, वो कुछ भी है, वो वह आउटपुट नहीं दे सकता जो उसकी क्षमताएं हैं। इसी तरह जो सबऑर्डिनेट है, यानी देश की आधी महिलाएं, अगर उनके साथ किसी भी तरह का अत्याचार हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, इकोनॉमिकल, तो उनके अंदर भी वो टेंशन, वो फ्रस्ट्रेशन होगा जो हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा।
फिर वो भी एक अच्छी डॉक्टर नहीं हो सकती है जो स्मूथली सर्जरी कर पाएंगी, टीचर नहीं हो सकती जो बच्चों को पढ़ा सकेंगी, जज नहीं हो सकती एक अच्छी जो जजमेंट दे सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि वह यहां तक कि एक अच्छी मां भी नहीं हो सकती, एक रुई के फाहे जैसे बच्चे को वह ममत्व भी नहीं दे सकती जिसकी उसको जरूरत है। तो फिर ऐसे हमारे देश पे इसका जो असर है वो बहुत बुरा पड़ता है, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर जगह बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए हमको तय करना होगा कि जेंडर इक्वालिटी को हमें इस देश में लाना है। अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं तो हम ना वायलेंस करेंगे और ना सहेंगे। अगर हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो बच्चों के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अगर समाज को प्यार करते हैं तो हम वह अवेयरनेस लाएंगे, वो माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे कि समाज में इनइक्वालिटी हट सके। और अगर इस देश को प्यार करते हैं तो हमें कोशिश करनी होगी इस तरह के कैंपेन चलाने की। एक रशियन कवि हैं जिनका कहना था कि इस देश की सूरत बदलने के लिए आपको जो आता है, आप अच्छे गायक हैं तो गाकर, प्लीज आप लोग सब अपना माइक ऑफ कर दें और पॉसिबल हो तो वीडियो भी कुछ ऑफ कर दें, प्लीज आप लोग बंद कर दें, तभी आप नहीं तो ये सिस्टम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो कवि ने कहा था कि आपके पास जो कुछ है महिलाओं की इस नीलम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ अब हाँ अब आ रही है। तो मेरी आवाज कितनी देर से नहीं आ रही थी? 5 सेकेंड्स। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे जिस समय बंद हुई थी आवाज? कोई बताएगा? कि देश की महिलाओं को जो भी आता है वो उन्हें करना चाहिए और वो बिल्कुल बिल्कुल, प्रगति की जो कुछ भी आता है, जिसको गाना गाना आता है वो गा के, जिसे लिखना आता है वो लिख के, जिसे एक्टिंग करना आता है वो एक्ट करके, जिसको बोलना आता है वो बोल के, सब लोगों को आके एक यज्ञ की तरह एक अभियान में जुड़ना होगा। और बिल्कुल उसी तरह प्रचार तंत्र और सोशल मीडिया का उसी तरह इस्तेमाल करना होगा। जैसे याद होगा आज से कुछ समय पहले सुबह गणेश जी ने दूध पीना शुरू किया था और दोपहर तक वो कनाडा में पीने लगे थे। हमें इसी तरह से 24 घंटे का एक अलार्म देना होगा और सब जगह कॉल करनी होगी कि एक बड़े बड़े अभियान चले कि 24 घंटे के अंदर लोग अपने से सवाल करें कि हम जेंडर इनइक्वालिटी कर तो नहीं रहे हैं, हम वायलेंस बर्दाश्त तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने आसपास देख के भी कुछ ऐसा तो नहीं है, नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को इसे बड़े स्तर पर सोचना होगा हर तरह से। तो आज हम लोगों को इसी विषय पे, इसी सब्जेक्ट पे कि कैसे हम जेंडर इक्वालिटी लाएं और क्यों जरूरी है, इस पे हम लोग सारे लोग बोलेंगे। तो हम आप सब से रिक्वेस्ट करेंगे और प्राची जी से कहेंगे कि प्लीज आगे इसको शुरू करें। थैंक यू हमें समय देने के लिए। Thank you, Neelam ji, for your precious words. Now, I would request Ms. Jarjum Ete ji to speak few words on how to bring gender equality in our society and why is it important. Jarjum ji is a politician and tribal social activist. So, please, Jarjum ji, speak few words on it. प्राची, एक बार देख लो क्या ये हमारी कुछ टेस्टिमोनीज हैं क्या? अगर टेस्टिमोनीज पहले रखेंगी तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार देख लो।
क्या कोई टेस्टिमोनीज है हमारे बीच? अर्चना, क्या टेस्टिमोनीज हैं? अर्चना, तुम हमें सुन पा रही हो? जी क्या हमारे बीच टेस्टिमोनीज हैं? जी हाँ, हमारे बीच कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। खुशी दिवाकर है, सोनम जी हैं, और मेरे ख्याल से बबीना है, अंजलि है। अंजलि का ही नहीं दिख रहा है। किन्हीं 2-3 लोगों को, जो 2 लोगों को जरा रखवा दो, रखते हैं वो लोग अपनी बात, तो बेहतर रहेगा। खुशी, आप हमें सुन पा रही हैं? खुशी दिवाकर, अगर खुशी दिवाकर तक हमारी आवाज पहुंच रही, प्लीज आप अपनी बात को रख दीजिए। मैम, उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। खुशी, आप कनेक्ट हो गया है। खुशी दिवाकर बर्रा से, प्लीज आप हमें सुन पा रही हैं? खुशी को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। खुशी, आप अगर मेरी आवाज सुन रही हैं, तुरंत बात को रख सकती हैं, नहीं तो हम किसी और को बोल देंगे। आप बाद में अपनी बात को रिपीट कर सकती हैं। हमारे बीच सोनम है, सोनम देवी। सोनम, आप हमें सुन पा रहे हो? सोनम, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके साथ जो भी वायलेंस हो रहा है उसको आप कम से कम यहाँ बैठे लोगों के बीच बताएं और अपनी बात को रखें, ताकि हम लोग आपकी बात से, हम लोग तो अवगत हैं लेकिन और लोग भी समझ सके। सोनम हमें सुन पा रही हैं? हाँ प्लीज सोनम, अपनी बात को रखिए। मैम, मैं सोनम हूँ। हाँ बताइए, क्या अपनी बात को रखिए आप। जी मैम, मैंने लव मैरिज की 18 साल। कर रही है आपकी। आप थोड़ा सा बाहर निकल के बैठ जाइए चेयर पे, बाहर आकर बैठ जाइए चेयर पे, क्योंकि वहाँ आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। प्लीज, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी मैम, मैंने लव मैरिज की है 18 साल की एज में, जिसकी वजह से मेरे घर वाले हमें नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो जगह जगह लड़कियों के साथ इधर उधर करते रहते हैं। साल भर से मैं उनसे अलग हूँ। सोनम, अपनी पूरी बात को आप ठीक से रखिए। इस तरह से क्या दिक्कत है, आपने जो हमें बताया है, जिस तरह की आप समस्या फील कर रहे हो। मैंने 18 साल में लव मैरिज कर ली, तो अब मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हूँ। और रहती क्या हूँ, 10 साल में रही उनके साथ। उन्होंने बहुत ही अत्याचार मुझ पे किया। शक करते हैं बात बात पे, लड़ाई करते हैं, मारते बहुत हैं। अब मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। अभी भी वो वैसे ही करते हैं, मारते हैं। सोनम शायद हेजिटेट हो रही हैं। सोनम ने हमारी संस्था को बताया था कि सोनम का जो हस्बैंड है उसे हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई लड़की चाहिए होती है, और वो महीने में उनको दूसरी। बिल्कुल, तो ये इस तरह से इसको वो किसी से मिलने नहीं देता, बात नहीं करने देता। आप अपनी पूरी बात को ठीक से रख नहीं पा रही हैं। परेशान नहीं हो सोनम, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सोनम के हस्बैंड ने इसका जीना मुश्किल कर दिया है। वो इसे घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देता था, जिसकी वजह से ये संस्था में आई। और इसी के घर में
वो महिलाओं को लेके आके उनके साथ रिलेशन बनाता था, कभी किसी लड़की को कभी किसी लड़की को। तो इसने ये डिसीजन लिया कि इस कैद खाने की जिंदगी से हमें आजाद होना है। और मुझे अगर ये पति है जिस पे मैंने भरोसा किया, जिसके बच्चों की मैं माँ हूँ, और वो मेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता, यदि मैं रिक्शे पे जाती हूँ तो रिक्शे वाले पे वो आरोप लगा देता है, 1 मिनट भी नहीं हिचकिचाता, तो वो अब उस पति के साथ रहना नहीं चाहती। और उसने सखी केंद्र में हम लोगों के साथ, काउंसलर के साथ यही बात की कि उसे ऐसे पति के साथ नहीं रहना जो उस पे हर समय शक करता है। वो कहीं भी रहेगी और अपने पैर खड़ी होगी और अपने बच्चों को खुद पालेगी। सोनम, मैं सही कह रही हूँ? कुछ और कहना चाहती हूँ? जी मैम, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को पाल पोस लूंगी, वो बस उनको खर्च करें और अपना अलग रहें। ठीक है सोनम। हमारे बीच रत्ना है। अर्चना, अगर कोई जेंडर इनइक्वालिटी का टेस्टिमोनी है तो बात करा दो। हाँ, रत्ना है, ये हमारे पास ही है। ये अपनी बात को रखना चाहती हैं कि इनके साथ से हुई है और क्या दिक्कतों का इन्होंने सामना किया है। आप अपनी बात को रखिए। हम लोग, हमारे माता पिता ने हम लोग की शादी जल्दी हो गई थी, तो हम लोग 4 बहनें, एक भाई है, जिसमें कि भाई से कोई मतलब नहीं था। जब बड़े हो गए सब लोग, कोई मतलब नहीं रखता था। हम लोग चारों बहनें अपनी माँ की देखभाल करते थे, माँ बाप की दोनों की। इसके बाद जब पिताजी खत्म हो गए, भाई की शादी हो गई, वो चला गया अपनी बीवी को लेके, 12 साल तक घर नहीं आया। और एक बहन है, इसके हस्बैंड ने इसको छोड़ दिया था। इसी चक्कर में, माँ बाप की सेवा के चक्कर में, इसके हस्बैंड ने इसको छोड़ दिया। ये माँ के पास रहती थी और ये देखभाल कर रही थी। छोटी बहन थी, वो बाहर काम वाम करने जाती थी, तो उसी से अपना दोनों लोग अपना साथ में रहती थी। इसके बाद जब माँ खत्म हो गई, अभी 1 साल हुआ माँ खत्म हो गई, अब वो घर पे आया और आकर घर पे कब्जेदारी किए हुए और इन लोगों को बहुत परेशान किए हैं। हम सारी बहनें, पुलिस केस भी कर दिया था। तो फिर हम लोग गए, वहाँ पे भी बातचीत हुई। फिर हमको पता चला, दीदी के पास में हम लोग सखी केंद्र आए, दीदी से बात करी, तो दीदी ने फिर हम लोगों को यहाँ पे बैठा के समझाया, उसको भी हमको भी। इस वजह से दीदी ने कहा है कि आप परेशान ना हो, आपका न्याय हम कराएंगे। और इसी हम यही चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों को न्याय मिले। स्त्री है तो क्या हुआ, हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है क्या? यही हम चाहते हैं कि ये परेशान ना हो। खुशी दिवाकर अपनी बात रखेंगी। खुशी दिवाकर। इस केस में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारी बहन ने नहीं बताया, वो ये है कि जब वो पुलिस के पास गई तो पुलिस ने भी यही कहा कि भाई इसमें तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की प्रॉपर्टी में। इन्होंने कहा कि जब से शुरू से तो हम ही माँ बाप के लिए कर रहे हैं, भाई तो कभी आया ही नहीं, और माँ बाप ने कभी भाई की बात भी नहीं की कि भाई को यहाँ प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या कुछ। और उनकी डेथ पे भाई भाभी ने अचानक से आके कहा कि तुम लड़कियों का हिस्सा नहीं है, और पुलिस ने भी इसको कहा, और आगे भी जहां भी गई तो अब ये लड़ रही हैं कि नहीं, हमारा भी हक है और हमको बराबर हक मिलना चाहिए। लड़की हैं तो लड़की होने के नाते हमारा कहीं कोई प्रॉपर्टी में हक नहीं है, तो ये समाज भी मानता है इनका हक नहीं है। ठीक है, और प्लीज माइक सारे लोग अपने ऑफ रखें। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो हमें लगा, जो जेंडर इनइक्वालिटी का है। पुलिस से काफी बहस हुई और पुलिस वालों ने इनको भगा दिया था। संस्था के हस्तक्षेप से इनको घर में वापस से रखवाया गया है। अभी उस घर में इनका कब्जा वापस से हो गया है, लेकिन चूंकि बार बार पुलिस उसको जबरन रखवा रही है वहां पे, तो हम लोग कोर्ट की पिटीशन में डोमेस्टिक वायलेंस और घर में कब्जे के लिए दोबारा से कोर्ट के रास्ते गए हैं, क्योंकि पुलिस का कहना है आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ कि ये आपका है।
तो कहीं ना कहीं इस तरह की विसंगतियां महिलाओं को झेलनी पड़ रही। खुशी दिवाकर हमें सुन पा रही हैं? अंजलि है हमारे बीच बर्रा से। अंजलि बर्रा से हैं। अगर वो हमें सुन पा रही हैं तो प्लीज अपनी बात को रखें। कोई बात नहीं, बाद में देख लिया जाएगा, अभी रहने दीजिए। कई लोग हैं जिनके लिंक ओपन नहीं हो रहे हैं, कुछ टेक्निकल क्योंकि अभी यूज टू नहीं है वो लोग। ठीक है अर्चना, कोई बात नहीं। प्राची जी आप अपना प्रोग्राम आगे चलाइए। बीच बीच में जो लोगों आएंगे, एक्चुअली अभी लोग सीख रहे हैं तो दिक्कतें आती हैं, तो प्लीज तुम आप अपना प्रोग्राम आगे शुरू करिए। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है प्राची जी। वो है प्राची जी, एलिजाबेथ भी हमारे बीच आ गई हैं, उनका भी वेलकम होना चाहिए। We welcome you. Elizabeth, are you there? Hello. Hi. I'm fine, thank you, Prathi. You're very faint. I can hardly hear you well. Thank you. Elizabeth, can we have few words on how to bring gender equality in our society and why is it important? Can you please speak? And can you please switch on your video? Just a second. Give me a few minutes and then I'll speak so that I get ready. Thank you. Okay, okay. Thank you. Jarjun ji, can you hear me? Yes, I can hear you now. Okay, can you please throw light on how to bring gender equality in our society and why is it important? Okay. Hello, everyone. Hello, Prachi. Thanks for organizing this webinar. And thanks to Sakhi Kendra and the whole team with Nilam, of course, behind all of you. More power to all of you. The topic that you have chosen for the webinar today, how to bring gender equality in the society and why it is important. I see that three of my sisters from Arunachal are also there. Madam Jayaflu Chai, she is the member secretary of the State Legal Services Authority. And two younger sisters, Tadar Mena and Sunny Taing, they are also very concerned human rights persons and also very aware feminists in the younger, among the younger ladies here. Thanks for joining.
I actually couldn't make out from the profile of the participants if I should be speaking in English or Hindi. What would be better? English. I think everybody understands English. Okay. It is up to you actually. Okay. जारजुम, अगर आप हिंदी में रखोगे तो बाकी लोग और भी ज्यादा जो सुन रहे हैं, अगर हिंदी में नहीं जो रख सकता है वो इंग्लिश में रख सकता है, लेकिन आप हिंदी बहुत अच्छी है आपकी, इसलिए आप हिंदी में रखेंगे तो बेटर होगा. Okay. कोशिश करती हूँ. शुक्रिया नीलम फॉर दैट इंटरवेंशन. मुझे भी लग रहा था कि हिंदी काफी नाम जो है नॉर्थ इंडिया से है, तो वैसे भी ठीक है. Elizabeth, from Kenya, I'm not sure if you would be following my Hindi presentation. I'm Jarjum from Arunachal Pradesh in the northeast of India. So I have been with, Neelam and me, we have been colleagues in the National Alliance of Women, which was founded after we came back from the 4th UN World Conference on Women in Beijing, China in 1995. NAWO was founded, and we had been doing the NGO alternative reports to the UN Committee on CEDAW. And now, of course, it's been many years. I think the second periodical report time is over, but we haven't been able to submit it yet, but the process has been ongoing. The topic given to me is basically, I have been asked to make my suggestions on how to achieve gender equality in our society and why it is important. Of course, नीलम जी ने उनके introductory remarks पे कहा कि अगर हमारे समाज में gender equality, मर्द और औरत का अगर बराबरी का दर्जा दोनों को सोसाइटी में अगर मिले, तो देश का जो आर्थिक हालात है उसमें भी सुधार बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा आ सकता है. ये नीलम जी ने कहा. और मेरे अपने तरफ से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज जितने लोग बैठे हैं इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोगों को शायद आजकल पढ़े लिखी लड़कियां बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे आदमी और स्पेशली महिलाओं के हक अधिकार के लिए कंसर्न मर्द भी काफी तादाद में साथ दे रहे हैं. तो इन सब हालात में मैं समझती हूँ कि जेंडर इक्वलिटी क्या है उसके बारे में टेक्निकल जो डेफिनेशन वगैरह के बारे में बोलना उतना बहुत जरूरी नहीं है, जितना मेरा ये सजेशन देना कि हमारे समाज में, इंडिया में स्पेशली, आप काफी लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में सुने होंगे कि यहाँ महिलाओं का बहुत अधिकार है. यहाँ बाकी जगहों में जैसे पितृ सत्ता है, उसी तरह बहुत लोग समझते हैं कि उत्तर पूर्व के हिंदुस्तान के उत्तर पूर्व में मातृ सत्ता है. एक्चुअली मेघालय में मैट्रिलिनियल सोसाइटी है कि माँ के तरफ से बच्चों का जो लीनिएज है वो ट्रेस करते हैं. बाकी जगह जैसे पिताजी के थ्रू होता है, बस मेघालय में है, लेकिन वहां भी मातृ सत्ता नहीं है. लेकिन अभी हम ये समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम जब कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, हमारे जो हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में महिला आंदोलन चला आया है, आंदोलन में हम लोग महिलाओं के हक अधिकार के लिए जरूर बात करते हैं, क्योंकि बहुत जगह बहुत समय तक आज भी हमारी बहनें, हमारी माताएं दब के रहते, शोषित है, असहाय है, उनके पास अपना कहने को कुछ नहीं है, कोई नहीं है. इस आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है. हेलो. हाँ, तो इसके चलते हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग जब जेंडर इक्वलिटी कहते हैं, बहुत लोग घबरा जाते हैं
डर जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि महिलाएं समाज को चलाना चाहती है, घर को चलाना चाहती है, मर्दों के ऊपर शासन करना चाहते हैं। इस किस्म का जो गलत फहमी लोगों के दिमाग में घुसाया जाता है या घुस जाता है, इस पे भी थोड़ा सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी का हमारा अपना जो हम लोग हमारे जो महिला आंदोलन में है, जेंडर इक्वलिटी जब हम कहते हैं उसका समझ ये है कि मर्द औरत, और आज मर्द औरत के परे भी तीसरा जेंडर है LGBTQI, तो जो भी इंसान है उनको सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए, समाज में उनका एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और तो इस पे बहुत सालों से हम लोग जब बच्चे थे, हम लोग जब जवान थे, अभी बुजुर्ग हो रहे हैं, हमें बताया जाता था कि एजुकेशन जितना बढ़ेगा समाज उतना सुधर जाएगा। लेकिन बहुत हद तक ये भी देखा जा रहा है कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा के साथ सुधार जितना आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। और शिक्षा भी भारत में जिस किस्म का एजुकेशन क्वालिटी अधिकतर लोगों को मिल रहा है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो जेंडर इक्वलिटी अगर लाना है समाज में तो सबसे पहले हमको शिक्षा का जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन सब बच्चों को मुहैया कराना पड़ेगा। उसमें हमारे गांव के बच्चे होंगे, गरीब के बच्चे होंगे, शहर के बच्चों के साथ या जो धनी लोगों के बच्चों के साथ। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का जो सुविधा है और पढ़ाई लिखाई का जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और वैसे UNDP जो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वगैरह जो अभी आ रहे हैं, सब कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी लाना चाहिए 2030 के अंदर, या मतलब इस किस्म के बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यूएन लेवल में विश्व स्तर पर जो बातें हो रही है वो हमारे घरों तक बातें पहुंच नहीं रहे, एजेंडा सेट नहीं हो रहा हमारे सामाजिक लेवल तक। अभी जहां आप देखिए डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं उसमें डेवलपमेंट के साथ मानव अधिकार का जो हनन हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है उसको रोकना जरूरी है। उसको रोकने के लिए ह्यूमन राइट्स क्या है, डेवलपमेंट क्या है और किस किस्म का डेवलपमेंट चाहिए, उसको समझने के लिए हमको पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में बराबरी का अटेनमेंट होना चाहिए। सिर्फ एनरोलमेंट नहीं होना चाहिए मगर उतना शिक्षा भी हासिल होना चाहिए। और शिक्षा के साथ जो काम धंधा है, कारोबार है, उसमें हमारे लड़कों का लड़कियों का बराबर का उनको भी वर्क पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और उसमें क्या है, अभी नीलम जी ने जो इकोनॉमिक आज इंडिया में GDP -24 मतलब 70 साल की स्वतंत्रता के बाद पहला दफा हमारा हिंदुस्तान का माली हालात इतना नीचे गिरा है। तो कहने को तो बीमारी वगैरह का बात करें, लेकिन किसी तरह से उसमें हमारे जो शासन प्रशासन का जो कारोबार है उसमें गलत बहुत सारे हुए हैं। वो उन इश्यूज को एक तरफ रखते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि जो प्रोडक्टिव प्रोसेस है, जो आमदनी का या आपके खेती बाड़ी में भी जो उपज प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस है, वो सबको बराबर का प्रोडक्शन महिलाओं को भी करना चाहिए। उसके लिए जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, जो जमीन जायदाद है या कोई सुविधा है, वो सब रिसोर्सेज का बराबर का एक्सेस होना चाहिए। बैंक से अगर लोन मिल रहा है उसमें भी महिलाओं को मिलना चाहिए। और बैंक से लोन लेने के लिए उनके पास जमीन नहीं है कोलैटरल सिक्योरिटी दिखाने के लिए,
तो उस हिसाब से लड़कियों को भी, औरतों को भी, वो कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए उनको भी जमीन मिलना बहुत जरूरी है। और अभी कल रात भी बहुत देर तक मैं खुद भी एक लॉन्ग डिस्टेंस काउंसलिंग कर रही थी ऑनलाइन। तो हम लोग जब बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई का सुविधा लड़कों को लड़कियों को बराबर का देना चाहिए, वो स्कूल में तो भेज देते हैं, लेकिन घर का हालात जो है, सिचुएशन, माहौल जो है, हम लोग इतना बदतर करके रखते हैं। माँ पिताजी का झगड़ा में बच्चों का मानसिक और उनका जो मेंटल और इमोशनल वो कंडीशन, माहौल जो है घर का भी पीसफुल, शांतिपूर्ण होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों एक साथ प्यार का माहौल में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वो बड़ा हो सके। तो ये सब सिचुएशन में आप अगर देखें तो बहुत लोग कहते हैं कि औरत का दुश्मन होता है। लेकिन ये भी बात हम लोगों को समझना चाहिए कि जहाँ ये ऐसी बातें लोग चलाते हैं, उसमें औरत का दुश्मन इसलिए दिखाया जाता है या दिखती है क्योंकि वो जो दुश्मन जैसा दिखने वाली जो औरत है, उनका जो मानसिक जो ट्रेनिंग है, वो पितृसत्तात्मक जो रूढ़िवादी या नारीवादी उसके खिलाफ सोच के उल्टा उनका जो समझ है, उन्हीं लोगों को हम लोग देखने में सोचते हैं कि अच्छा ये तो सलवार कमीज पहनी है, इसने साड़ी पहना है, या हमारे यहाँ बोलते गाले पहना है, मेखला पहना है, तो दिखने में वो औरत जैसा है, लेकिन उनका जो मेंटल मेकअप है या एटीट्यूड है वो पैट्रियार्कल हो जाता है। इसलिए ये कहना कि औरत का दुश्मन है, ये सब सोच के आगे भी हम लोगों को निकलना बहुत जरूरी है, और ये मान के चलना चाहिए कि आज के दिन में हमारे जो नए जनरेशन में, स्पेशली पुराने लोगों में भी बहुत था। आप राजा राम मोहन राय जी से वहां से शुरू करने से भी बहुत जो महिलाओं का जो प्रॉब्लम्स है उसको समझ के समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत आदमियों ने भी काम किया है। उतने ही पूरे समाज में एक सही दिशा में समाज को ले जाने के लिए उतनी महिलाएं भी आपके काफी इन्वॉल्व है, एंगेज है, क्योंकि मर्द, औरत और जो थर्ड जेंडर है, सारे लोग बराबर का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए। और इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो कुछ आदिवासी लोग हैं, जंगल में है, उसके पास क्या चलना है, अभी शहर वाले ही बदल जाए काफी है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जंगल वालों को भी साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को बता दें, स्पेशली आज सखी केंद्र कानपुर में बेस है, तो आप लोगों को ये भी मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक संगठन के साथ जुड़ी हूँ, ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल। हमारे रॉबर्टगंज में, उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर्स है। हम काम कर रहे हैं कैमूर रीजन में, आपके ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश का जो आदिवासी इलाका है, उन जंगलों में हमारे लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम आदिवासियों की भी बात कर रहे हैं। और हमारे जो पावर रिलेशंस है उसको बदलने के लिए हम स्पेशली जो माताएं हैं, बहनें हैं, और जो सेंसिटिव जो फादर्स है या ब्रदर्स है, हम सब लोग मिलके महिलाओं और पुरुष के बीच का जो पावर इक्वेशन है उसको बैलेंस में लाना बहुत जरूरी है। उसको लाने के लिए हम लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे उम्र में बदलना बहुत मुश्किल है, फिर भी जो कम उम्र के जो बच्चे बच्चियां हैं उनको बराबरी का दर्जा देते हुए उनका पालन पोषण और उनको अपब्रिंगिंग करना बहुत जरूरी है। और हम जब महिलाओं की बात करते हैं, अभी भी हम पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में देख रहे थे कि हमारे काफी मतलब क्या कहते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मैक्सिमम जो है महिलाएं हैं यहाँ पे।
तो ये सब में जो भी जेंडर के इश्यूज पे जो बातें होती है या महिलाओं की हक अधिकार के लिए जो बातें होती है, उसमें हम लोगों को हमारे लड़कों को भी, हमारे आदमी लोगों को भी उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है ताकि उन लोग समझे। और हम जब सखी केंद्र के फील्ड विजिट पे गए थे कानपुर में, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि काफी तादाद में आदमी लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जितने जो पॉलिसीज हैं, दिल्ली में पॉलिसीज बने या कहाँ आप न्यूयॉर्क में बने, जिनेवा में बने, कहीं भी बने, लेकिन जो इश्यूज हैं, जो स्ट्रेटजीज है, उसको अपने सोसाइटी के, अपने समाज के और अपने जो घरों के जो माहौल है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। कुछ घरों में ऐसा है कि हमारे लड़के लोग आज खाना बना के अपने बेटियों को, अपने बेटों को, अपने माँ पिताजी या अपने बीवी को खिलाते हैं। और कुछ में है कि बच्चे अभी सीख रहे हैं, बर्तन धोना सीख रहे हैं और कपड़ा धोने में थोड़ा मदद करना सीख रहे हैं, या कपड़ा सुखा के रखा है उसको उठाने में मदद करना सीख रहे हैं। इस किस्म का जो प्रोसेसेस है उसको बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है और आगे निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसके आगे भी अभी स्पेशली सिर्फ जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं है, महिलाओं को समाज में, अपने घरों में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए और एक हक का उनका एहसास दिलाने के लिए भी कुछ कुछ काम हम लोगों को करना बहुत जरूरी है। उसमें हमने देखा कि जब शादी, अभी एक बहन ने अपने टेस्टिमनी में, बेटी ने कहा कि 18 साल की उम्र में शादी हुई। खैर शादियां हो जाती है, लेकिन जब हमारी संस्थाओं को, हमारे जो जानकार लोगों को पता चल जाता है, पता लग जाता है कि लीगल मैरिज हुआ है, 18 साल की लड़की या 21 साल का लड़का, उनका शादी हुआ या उससे बड़ा, लेकिन जब भी कहीं शादी होता है तो नए नए शादी में थोड़ा उनका दिमाग भी खुला रहता है। तो हमको लगता है कि जब शादी के इनिशियल पीरियड में ही हस्बैंड वाइफ दोनों को हम संस्थाओं के तरफ से या हमारे समाज के जो CBOs वगैरह है या हमारे अपने इंडिविजुअल कैपेसिटीज में भी एज एल्डर्स उन लोगों को दावत पे बुला के या अपने उनको विजिट करके थोड़ा सलाह देना बहुत जरूरी है। कुछ इनोवेशंस करना जरूरी है। जब उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, सीखने का मन है, एक दूसरा को खुश देखने का जब मन है, उस समय में समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि शादी वादी करके लोग बाहर चले जाते हैं। सॉरी जारजुम, थोड़ा कंक्लूड करो। आखिरी, हाँ, दिस इज द लास्ट वन। तो अपने गांव से निकलने के बाद, जैसे आप जान पहचान वालों के दायरे से निकलने के बाद बहुत जो मानसिक उत्पीड़न या फिजिकल जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह हो रहा है, उसमें नॉर्मली महिलाएं दब के रह रही हैं। उनको अपना हक के बारे में जानकारी होते हुए भी उसको असर्ट करने के लिए तकलीफ ये है कि कुछ कर दिया तो उसके साथ और क्या हो सकता है, इस डर से भी और दब रहा है बहुत सारे लोग। तो ये सारे इनोवेशंस भी हम लोगों को थोड़ा करना बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है मेरा जो my humble contributions in today's discussions would be acceptable to most of the participants, if not all. And thank you so much, Neelam and Prachi and Sakhi Kendra team for this opportunity. और especially मेरे अरुणाचल से जो friends and sisters join किया, आप लोगों ने join किया, बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि अरुणाचल में भी हम लोग अपने वेबिनार्स करने लगेंगे। और एलिजाबेथ फ्रॉम केन्या, thank you so very much for bearing with me. Thank you and all the best. Thank you, Jarjum ji. Your words means a lot. And I keep in mind that next time if I organize a meeting regarding this topic, obviously I'm going to add few more guys into it, as in boys. Now we have Anurag Sharma between us, who is a well-known actor. I would request Anurag to speak few words on how to bring gender equality in our society and why is it important. Thank you.
Anurag? अनुराग का माइक अनम्यूट करना है। हाँ, इट्स आ रही है आवाज अभी? यस। मैं सबसे पहले सबको नमस्कार, हेलो एवरीवन। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, काफ़ी कुछ जाजू मैन ने बोल दिया अभी कुछ टाइम पहले, और काफ़ी अच्छा बोला उन्होंने। उनकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से होने के बावजूद उनकी हिंदी इतनी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। मैं अपनी सिर्फ राय ये देना चाहूँगा कि आई थिंक ज़माना चेंज होता जा रहा है, और मेट्रो सिटीज जो हैं, जो बड़े शहर हैं जहाँ पे एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी होने लगी हैं। हर जगह पे आई थिंक मेल फीमेल का ऐसा कुछ डिसबैलेंस नहीं हो रहा है। लोग एक स्तर पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को मानने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह पे, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आई थिंक दोनों ही जेंडर को ये बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है। हमें जरा कोशिश ये करनी है कि जो हमारा थर्ड जेंडर है, हम उसको भी अपने ही अंदर ठीक उसी प्रकार से मिला लें जिस प्रकार से एक मेल एक फीमेल को जो माहौल मिलता है, जो स्टेज मिलता है। आई थिंक हमारे थर्ड जेंडर को भी उतना ही स्टेज मिलना चाहिए हम सबके बीच में, और उतना ही प्यार, उतनी इज्जत मिलनी चाहिए। क्योंकि हम चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबसे पहले हम एक इंसान है, और इंसान होने के नाते हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमें वो हर चीज पाने का हक है जो दूसरे इंसान को मिल रहा है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी हमेशा कि इंसान को इंसान के नजर से देखें, और उतना ही प्यार, उतनी ही रिस्पेक्ट दें। बाकी जो जिम्मेदारियां हैं इस धरती पे आने के बाद आपको पढ़ना है, एजुकेशन लेनी है, शिक्षा लेनी है, सही नजरिए पे काम करना है। ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, जो आज भी काम की जा सकती हैं। लाइक अभी जो छोटे शहर हैं, गांव हैं, जहाँ पे एजुकेशन उतनी मजबूत है नहीं, जहाँ पे आज भी लोगों की सोच बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, जो आज भी पुराने जमाने के हिसाब से सोचते हैं, कहीं ना कहीं उन सोच को बदलना जरूरी है। और आई थिंक वो सोच बदल सकती है आपके एजुकेशन से। तो अब एजुकेशन जो है वो हमें जरूरत है कि हम जो बच्चे आज की डेट में जहाँ से पढ़ाई शुरू होती है, हम कुछ ऐसी नॉलेज वहां से उस एजुकेशन में डालें जिससे उस लेवल से लोगों का ज्ञान बढ़ना शुरू हो, और इक्वलिटी, लोगों को इसका महत्व मालूम चले कि नहीं, मेल फीमेल एंड एवरीवन जो भी है इंसान इस धरती को, वो एक बराबर है। और हमें उसी नजरिए से देखना चाहिए। हमारे पास पैसा ज्यादा है या उसके पास कम है, हम बड़े लोग हैं या वो छोटे लोग हैं, वो मेल है या फीमेल है, आई थिंक ये बातें अब धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही हैं। हमारा भारत देश तो ठीक है, अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे ये चीजें आई थिंक बहुत कम ढूंढने को मिलेगी। जॉब सेक्टर हो, डिफेंस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर जगह लड़के भी उतना ही काम कर रहे हैं, लड़कियां भी उतना ही काम कर रही हैं, एजुकेशन भी सेम ले रहे हैं। तो आई थिंक वो जमाना अब चला गया है कि जो मेल फीमेल्स को दबाते थे या फीमेल्स मेल को दबाती थी। आई थिंक इंसान अगर पढ़ा लिखा है तो वो एक दूसरे को संभाल रहा है और एक साथ चलने की कोशिश कर रहा है। हमें सिर्फ यही कोशिश करनी है कि अपनी एजुकेशन को बदलें, अपनी नॉलेज को बदलें, और हर इंसान को साथ लेके चलें, क्योंकि बहुत छोटी सी दुनिया है और बहुत छोटी सी लाइफ है। कई बार इंसान अपनी काम, अपनी मजबूरी, अपनी प्रॉब्लम, अपनी खुशियां, अपना परिवार, पैसा पैसा पैसा, इन चीजों में फंस करके रह जाता है, और आप ये देखना भूल जाते हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं शायद उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या शायद उनको भी प्यार की जरूरत है, या उनको भी लाइफ में खुशियां चाहिए। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि छोटी सी जिंदगी है, कुछ अपने लिए करो, बहुत कुछ दूसरों के लिए भी करो, और हर इंसान को इक्वल लेके चलो, बराबर लेकर चलो, ताकि आप लाइफ में अंदर से अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा खुश फील कर सकें। जैसा मैं इंसान हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशियाँ दूँ, तो मुझे खुशी मिलती है, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए। शायद इसीलिए आज मैंने यहाँ पर ये मीटिंग ज्वाइन करी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और इन बातों पे चर्चा हो रही है।
बहुत सी पॉइंट्स जार्जू मैन ने बताया कि हमें इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली बहुत से पिछड़े इलाके हैं, बहुत से गांव हैं, छोटे रूरल एरिया हैं जहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो इस मीटिंग का पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर बैठें और इन चीज़ों पे डिस्कस करें कि हमें क्या करना है हर चीज़ को इक्वल करने के लिए, बजाय हमें ये भी डिस्कस करना है कि हम क्या कर सकते हैं और आगे क्या करेंगे। ये करना भी जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आप मीटिंग खत्म करने के बाद बाहर निकलें और दूसरे लोगों के बारे में सोचें, कोशिश करें कि भाई हम कैसे मेल फीमेल या थर्ड जेंडर को हम इक्वल कर सकते हैं, हम कैसे अपनी सोच बदल सकते हैं, या अपनी अच्छी है तो हम दूसरे की कैसे बदल सकते हैं। ये अपनी बातें दूसरों तक लेकर के जाएं और अच्छी से अच्छी बातों का लोगों के बीच में प्रचार करें। आई थिंक यही एक तरीका है जिससे हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं, और जब सोच बदल जाएगी तो आई थिंक दुनिया भी काफी बदल जाएगी और काफी डेवलपमेंट होंगे हमारे देश में। थैंक यू अनुराग, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। एंड हम लोग एक्चुअली अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए, और काफ़ी हम लोग गांव में जाके और अपनी स्लम्स में जाके कई जगह जाके हम लोग पूरे कानपुर में यूपी में अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं ऑलरेडी। तो थैंक यू। एंड नाउ वी हैव एलिजाबेथ अमंग अस। आई वुड लाइक एलिजाबेथ टू स्पीक few words on it. Thank you, Elizabeth. Elizabeth, please. Are you there listening to me? Yes, I am. Okay. Hi, yes, how is everyone? And I'm glad to have joined, and thank you, Neelam, and thank you, Prasi, and the Saki Kindra team. I hope you can all hear me well. Yes, it's very well. Okay, thank you. And I want to believe that you will understand the English, even though I have struggled to understand those who have gone before me and spoke in India. So this is, since I visited your offices last year, I think I've become one of an activist, if you may. And nowadays, by the mention of anything to do with gender equality, that sparks something. And thank you so much for having created that an impact in my life. And already I'm doing a couple of things within Kenya in terms of getting the gender equality question going. So allow me to embark on the topic of today, where you're asking, how can we get gender equality into our society? I think when we talk gender, most of the time we think women. So anytime we think gender, we think it's women. But I think seeing Anurag here, I think that means gender is beyond the women equation. So it means we need the equality. Both genders need to be on the same, if not equal, platform, so that we can be able to advance in our various, be it economical, be it social, be it political. All of us needs to be on the same page and understand and appreciate all of us. So one of the things that I am going to mention will be our education system has been more towards the one gender, if you may. So the roles, or rather the role models that we have seen in most of our educational programs are more towards one gender, which in this case is the male gender, so which leaves the woman in behind. So the woman traditionally will be supposed to just be in the kitchen, cook, nurture children, and that's all. That's where it's supposed to end. So all of us grow knowing that's where our work or our life is supposed to end. So we hope that our gender, our education system can start opening up and providing an opportunity for both the man and the woman, or rather for the young boys and girls, to be able to know they have an equal platform in getting into this. A study has been done that says children, for example, for girls, by the age of 6 years, they are able to know that men are better than the women, or other boys are better than the women. So which means if from our education system, we are able to start nurturing these young boys and young men at a tender age, we can be able to start now showing them that the gender equality does not, for you to be able to make it in life, it
your gender does not matter, or irrespective of your gender, you can still make it. So from that tender age, we need to start empowering our young girls and our young boys to know that there is no that parity. Because if a 6-year-old is able to identify that a man is better or rather a boy is better, then it means this girl will grow on like that. When this person goes to their high school or university and even end up being even a wife or a mother, or even work to a workplace, it will be always that the man is always better. So we need to at least be accommodative in our education system. The other thing that I would like also to mention is what we call unconscious bias. Sometimes this is just in our mind. And as you've said, from the 6-year-old, that's just one example. So even when you're, for example, when you're driving on the road and you see probably there's a car that maybe seems to be going slow, or maybe it's not driven so well, or rather the person is careful, the first thought that comes to mind is that could be a woman driving. Why? Because we know probably the women are a bit careful when they are driving, or maybe they are not careless, but they are bound to make mistake or rather cause accidents or something like that. So that's what we are talking about, unconscious bias. So in our day-to-day activities, whether it is in your workplace, whether it is in your social place, that comes into play. We need to be very aware and conscious that it exists. So sometimes when you see somebody just walking, even when you're hiring for a job or when you're recruiting for a job, just the fact that this person has come in and is a woman, at the back of your mind, you already know for this job is purely for a man, and it's supposed not to be a woman. So even when you're making judgment, it will be so biased towards that you may not even listen to this woman who may be a better participant in that. The other thing that I would say is we need to raise the aspirations of girls and their mothers. We always say, imagine if all our mothers, if all our girls got an education, for example, and they have more role models that they can be able to look up to when they grow up. I'll give you an example. We started a program in Kibera, the biggest slum in Kenya and probably even in Africa, in empowering young girls and talking to these young girls just to let them know that somebody like you, probably somebody who went through the same situation like you, has made it in life. And really that has changed how these girls are looking at life and how they aspire to be doctors, to be engineers, to be all these sorts of things. So that's one of the things that I would say. We need to start empowering our young girls at their tender age so that they know they can still make it in their life. And what does that do? We're creating more role models. So if we see someone like Neelam running such a big movement in India, then I know even in Kenya, I can be as big and I can be a movement as big as Saki Kindra, which is being run by a woman. So I already have a role model going. So the same for our young girls and our young boys. So I would say raising the aspiration of the young girls and their parents will help in at least bridging the gender gap that we are seeing, because if it will cut the cycle of that gap. Because if the young girl is empowered, which means even as she grows up, the children that she's going to give birth to will also be empowered. So the gap keeps on, we are closing the gap from all that. The other thing is get more women into power. So how do we do that? I think in most of the countries, we have more women or even more women than men, but many a times we still end up electing men into the positions of power. Why is that? I would still say that is because of the unconscious bias, because you're still saying only men can become politicians or can become leaders. But as we go on and we are seeing more women getting into politics, we are seeing presidents, we are seeing prime ministers. And I think at this point during the COVID situation, we have seen the countries that are being led by women, for example, New Zealand being led by Jacinda, and even Germany that is being led by Merkel. They are doing so well. They are doing better, and of course they are
there are analysis or studies that are already being done. Why is it happening? So it means if we got more women into power, if we got more women into various places where they are able to make decisions, then it means we can make a better world, and a better social and economic things will happen. So why do we need this? Give a woman, they always joke and say, give a woman a house and she will make a home. Give a woman the nurturing part of a woman. So a woman has that nurturing bit in that is going on, or rather that is God given. So which means that if we continuously have closing the gender gap, then it means we will continue nurturing so many things. Our economic situations will increase, our social situations within the various countries will increase, and even companies that we work with, because studies have been done, having more women in an organization, or rather in roles in power, has seen to generate better results, better performance, and better money, or rather more profit for most of those organizations. So those will be my few words into ensuring that we are getting this gender gap closed. Those are the various ways I would say. Thank you. Thank you, Elizabeth. It means a lot coming from you. And now I would request Nidhi Joshi to throw some light on it. Nidhi Joshi, can you hear me? Nidhi Joshi, are you there? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर दीजिए निधि जी। हाँ, अभी सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी। Okay. First of all, thanks for calling me. It's all my pleasure to speak on this. तो काफी बातें वैसे हो चुकी हैं इस पे। तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि जो हमारा टॉपिक है आज का, कि हम समाज में जेंडर समानता कैसे लाएं और ये क्यों जरूरी है या महत्वपूर्ण है। तो जो पहला हिस्सा है इसका, तो इसमें 3 शब्द जो है, खास करके जेंडर, समानता और समाज, तो मुझे लगता है कि थोड़ी चर्चा, हालांकि ज्यादातर पैनलिस्ट जो है वो इससे वाकिफ होंगे, मगर डाइवर्स ग्रुप है काफी, तो मुझे लगता है थोड़ी चर्चा हमें इस पे जरूर करना चाहिए। तो जैसे कि हम सवाल करें कि जेंडर है क्या, तो हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। जेंडर किसी फॉर्म पे लिखा हुआ हमारा पहचान नहीं है, वो उस सवाल का सही जवाब। निधि, आपकी आवाज बहुत प्यारी है लेकिन इको कर रही है, तो थोड़ा सा जरा देख। ओके, अभी ठीक आ रही है क्या? अभी थोड़ी ठीक आ रही है, थोड़ा शायद स्लो कर दे, शायद चलेगा। ओके, इको कर रही है थोड़ी। हाँ, एक सेकंड ना मैम। अभी थोड़ा ठीक है, इको कुछ कम हुआ है। Yes, I think this good. ओके, तो थोड़ा सा मतलब हम अगर इसको समझें कि जेंडर जो है और सेक्स जो है उसमें क्या फर्क है, तो सेक्स जो है वो हमारी एक बायोलॉजिकल पहचान है, और जेंडर जो है उस बायोलॉजिकल पहचान की वजह से हमें जो फर्क समाज ने कर दिया, जेंडर वो है, हम मोटे तौर पे ये सब जानते हैं। लेकिन सेक्स हम जिन जेनाइटल्स के साथ पैदा होते हैं वो प्राकृतिक है, और जेंडर जो है वो सामाजिक है, वो समाज ने बनाया है। अब तीसरा जो शब्द है इसमें समानता, तो समानता को समझना जरूरी है कि फला के जैसा हो जाना, कि या सारी लड़कियां लड़कों की तरह हो जाए तो समानता हो जाएगी, या सारे लड़के लड़कों की तरह हो जाए तो समानता हो जाएगी। तो समानता वो नहीं है, जैसा जार्जुम जी ने भी कहा कि सारे हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हर ह्यूमन बीइंग को एक जैसी परवरिश मिले, एक जैसे हक हुकूक मिले, एक जैसी जिम्मेदारियां उन्हें मिले, तो समानता वो होगी। और जो तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट जो लफ्ज है इसमें समाज,
तो समाज क्या है? समाज किसी दूसरी कॉलोनी में रहने वाले कोई लोग नहीं है, किसी दूसरे प्लेनेट पे नहीं रहते हैं। आप हम सब समाज है। समाज और हम एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो मैं जो कह रही हूँ, आप जो कह रहे हैं, समाज वो कह रहा है, हम जो कर रहे हैं समाज वो कर रहा है। तो जब हम ये बात करते हैं कि हमें समाज में बदलाव लाने की जरूरत है या समाज में जेंडर समानता लाने की जरूरत है, तो वो असल में हमें अपने में लाने की जरूरत है। तो जो अनुराग भी जो बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे बात करेंगे और सब निकल जाएंगे उसके बाद में, तो उसकी शुरुआत कहीं हमें अपने आप से करनी पड़ेगी, क्योंकि समाज हम ही है। तो अगर हम जेंडर समानता की बात करते तो असमानता को पहले हमें समझना जरूरी है कि असमानता कहाँ कहाँ पर है। तो हम देखें जिस तरीके से हमारा जेंडरीकरण किया जाता है, तो परवरिश के कुछ वक्त बाद से असमानता शुरू हो जाती है। जन्म पोषक आहार जो है वो बेटों को दिया जाएगा, बेटियों को पोषक आहार नहीं दिया जाएगा। उनका पहनावा, खिलौने, खेलकूद की आजादी, बाहर रहने का वक्त, तो हर चीज में असमानता है। और ये जो असमानता है ये समाज में है, ये व्यवस्था में है, ये धर्म में है, ये जाति में है। तो कास्ट, क्लास, रिलीजन, पॉलिटिक्स, जो इनइक्वालिटी है वो सब जगह है। तो जब हम समानता लाने की बात हम कर रहे हैं तो हमें उन सारी जगहों पर देखना पड़ेगा, उन सारी जगहों पर बदलाव वहां, क्योंकि समस्या जहां से शुरू होती है तो समस्या का समाधान भी वहीं से करना पड़ेगा। जहां पे उसकी जड़ है वहीं पर हमें खोदना पड़ेगा कि समस्या हमारी यहाँ पर है। तो जो मुझे जो लगता है कि एजुकेशन की जैसे सबने बात की, तो सब लड़कियों को एजुकेशन मिल जाने से इक्वालिटी नहीं आ जाएगी, क्योंकि आपका जैसे सखी केंद्र है तो आप बहुत सारे केसेस तो ऐसा नहीं है कि कम पढ़ी लिखी औरत ही मार खा रही है। पढ़ी लिखी औरतें, आईएएस औरतें हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन वो अपने घर में मार खा रही हैं, वो मेंटल वायलेंस भी सह रही है। तो सिर्फ एजुकेशन मिल जाने से इनइक्वालिटी दूर हो जाएगी वैसा नहीं। तो एजुकेशन जो है, जो बात अनुराग कर रहे थे और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनकी बात को, कि एजुकेशन जो है वो किस तरह की हो। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सिलेबस में जेंडर इक्वालिटी की बात आना चाहिए, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी यहाँ दिमाग में बिठा दी गई है। तो जिस तरह की तैयारी हम लड़कों की करवाते हैं, जिस कि आपको समाज में किस तरह से व्यवहार करना है, उस तरह की हम तैयारी उनकी कि आपको अपने साथी के साथ में एक दूसरे सेक्सुअल आइडेंटिटी वाले व्यक्ति के साथ में आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, उसकी भी अगर हम समझ एजुकेशन के साथ में देंगे, अपने परिवार से वो फर्क हम लाना शुरू करेंगे, उस गैर बराबरी को मिटाना शुरू करेंगे, तब ये समानता जो है वो धीरे धीरे, मतलब बहुत लंबा रास्ता है इसमें। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी निधि जी, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू यू। ओके, तो मतलब ऐसा असमानता जहां जहां पे है, तो सबसे पहले हमें अपने घर से शुरू करना होगा कि जब हम अपने बेटी की परवरिश करें और बेटे की परवरिश करें तो हम एक तरीके से करें। अगर हमारे घर में ट्रांससेक्स बच्चा है, ट्रांसजेंडर बच्चा है, तो हम उसके साथ भी हम फर्क ना करें। तो ये कहीं सबसे पहले हमारे घर से शुरू होगा, फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो आना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम ये ना पढ़ाए कि फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, है ना। तो ये हमारी किताबों में आए, हमारे परिवार में आए, परिवार से समाज में आएगा, तब ये जो जेंडर इनइक्वालिटी समाज, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन सब जगह है, जब ये धीरे धीरे हमें उस पे काम करना होगा। तो ये लड़ाई लंबी है और जो हमारे नारीवादी आंदोलन लंबे समय से इस इनइक्वालिटी पे
सवाल उठाया है, उसने बार बार बताया है कि हमने जिन चीजों को जनरलाइज कर दिया है कि नहीं ये तो होता ही है और ये होना ही चाहिए, तो उस पर कानून भी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज भी हिंसा जो है वो घरेलू मामला है, जबकि उसके ऊपर बहुत लंबी लड़ाई के बाद एक कानून भी आ चुका है। तो मुझे लगता है कहीं हम परिवार से शुरू करके समानता लाने की दिशा में काम कर सकते हैं। उसमें एजुकेशन सिस्टम, हमारा सिलेबस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा जो है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि भाई हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मर्द औरत सब बराबर है, तो उसमें से एक दूसरे सेक्स के व्यक्ति के साथ में आपका व्यवहार जो है वो फर्क क्यों होना चाहिए। और एक इंसान होने के नाते एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के तहत भी हमको ये समझना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी तो होना ही चाहिए। तो उसको समझ पाना, और खास करके मुझे लगता है कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उसको समझ पाना कि जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए नेचर ने 3 तरह के सेक्सेस बनाए, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो अगर एक सेक्स जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है तो समाज ने उसको अपने लिए अनयूजफुल मान लिया कि ये तो किसी काम के ही नहीं है, लेकिन वो ह्यूमन है, वो जीते जागते इंसान है। तो हम कम से कम हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करने के लिए उसको इम्पोर्टेंट समझें। हम एक ह्यूमन रेस, जो हम ह्यूमन बीइंग है, उसको समझे कि सारे ह्यूमन जो हैं वो बराबर है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनइक्वालिटी को समझ बन पाए उस पे, जैसे मैं देखती हूँ मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो वो मुझसे हमेशा बोलते हैं कि यार तुम ऐसे बात करती हो, अभी कहाँ है जेंडर इनइक्वालिटी, है ही नहीं, सब जगह तो बराबरी है, सब जगह लड़कियां नौकरी कर रही हैं। और तो उनके लिए जेंडर इनइक्वालिटी को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, जबकि हम ये जानते हैं कि ठीक है सब जगह औरतें काम कर रही हैं, लेकिन हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन घर का सारा काम करके और शाम तक का सारा इंतजाम करके कौन निकलती है? औरत निकलती है। घर जाते ही काम पे कौन लग जाता है? औरत लग जाती है। तो ये जो अगर एक औरत घर से बाहर काम करने निकल पा रही है तो जेंडर इक्वालिटी ये नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आज भी पीरियड्स में वो काम करने जा रही है लेकिन नहीं, आप भगवान को हाथ नहीं लगाओगे, आप अचार नहीं छुओगे, अगर आपके घर में अभी भी ये हो रहा है तो जेंडर इक्वालिटी है। तो जो इसका मिडिल क्लास में बहुत डेकोरेटेड फॉर्म है उसको समझना बहुत जरूरी है, उसको पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। और आपके जैसे जो संगठन है जो महिला हिंसा पे इतना लग के काम कर रहे हैं, मतलब आई एप्रिशिएट, मैं उस समय नहीं बात कर पाई थी जो आपने ऑनलाइन लॉकडाउन के समय में किया। तो अगर इनइक्वालिटी नहीं होती तो 1 करोड़ औरतें इस 1 मिलियन जो है हिंसा की शिकार नहीं होती। वो एक यूनिवर्सल डेटा है। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में असमानता है, तो असमानता को पॉइंट आउट किया जाना बहुत जरूरी है। और असमानता जहां से शुरू हो रही है, जन्म के बाद परवरिश से, एजुकेशन सिस्टम से, तो उन सब जगहों पर इसको हमें ही बदलना होगा, क्योंकि समाज हम ही है। तो मुझे मोटे तौर पर यही लगता है कि जेंडर हम समझे कि जेंडर क्या है, पैट्रियार्की, ये जो बहुत टेक्निकल बातें हम अपने वर्कशॉप्स में करते हैं, लेकिन आमतौर पे एक इंसानी समझ और सोच अगर हम बना पाएंगे तब ये समानता, लंबा रास्ता है लेकिन तब हो पाएगा जब हम आज से ही अपने घर से इस पे काम करना शुरू करें कि भाई मैं अपने घर में ये फर्क नहीं करूंगी। से मेरा बेटा है तो मैं उसको घर का काम पूरा सिखाती हूँ कि नहीं भाई ये नहीं होगा। तो हम इस पे शुरू करेंगे तब हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू निधि जी। सॉरी मैं आपका इंट्रोडक्शन देना भूल गई। निधि जी इज अ फेमिनिस्ट एंड पीस एक्टिविस्ट। So now we have Pankhudi. Pankhudi is an educationist and in a reputed school. So Pankhudi Raheja, can you hear me? Are you there? Yes, I can hear you, Pratma. Can you hear me? Yeah, please speak few words. Thank you. Can you hear me, Prachi?
Yes, Yeah. we can hear you. Can I keep my video off as I'm having certain network? Sure, sure. पंखुड़ी आवाज नहीं आ रही है. हेलो. Ma'am, can you hear me? There's a lot of is there a network issue or what? हेलो. कोई बात नहीं, थोड़ी देर में जब तक उसका टेक्निकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब तक किसी और का नाम ले सकते हैं. Okay. We have Jashi ji from Christian between us. Jashi ji, would you like to speak few words on how to bring gender equality in our society and why is it important? Hi, Prachi. Hello. Hi, Prachi. Hello. Yes, yes. Hi. Okay, my voice is audible. No, it is not. Yeah, now? Yeah. Okay. You want me to start video? I am not dressed for the video actually. But we would like to see you. Okay. It is up to you. If you don't want to switch it on. Fine, okay. fine. Yeah. Okay. So, but my voice is coming, no? Okay. Yeah, there's a Okay. What is disturbance, but gender it is coming. equality? So, what do you understand? Gender equality, according to me, starts at home. Okay. So, Jashi ji, we can't hear you. is not at all practiced in any other states. So ये सब क्यों हो रहा है? मतलब क्यों, इसका रीजन ये है बिकॉज जो फीमेल इन्फर्टिसाइड, इसके वजह से 63 मिलियन जो बच्चे पैदा होना था गर्ल्स, ये नहीं हुआ है. और 21 मिलियन गर्ल्स जो ऑलरेडी बर्थ हो चुका है, they are also treated in a different manner. So उनका सारे ड्रॉप आउट्स हो रही है एजुकेशंस में. और उसके अलावा ये भी पता चला कि जो वीमेन है वो 10 गुना अनपेड वर्क लाइक घर पे काम करना, बर्तन धोना, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, which is not at all paid actually. So it is not unpaid household chores में women are more involved than men. So ये सारी discrimination ये सालों साल, पता नहीं हजारों साल से हमारे देश में चल रही है. मतलब ये सब क्यों हो रहा है? Because why women are participating in the ये एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं जा रहे हैं? इवन हमारी जो पंचायत लेवल में है वहां पे भी वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा कम है. तो आजकल एक दो जगह पे कुछ हो रही है बट चेंज नहीं हो रहा है, अभी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है. बिकॉज इसमें ये है, ये सब क्यों हो रही है? इवन NRDGA में बोल रहे हैं कि वीमेन आर वर्किंग, बट उनका भी वेज डिस्पैरिटी भी है. बिकॉज लेडीज को कम सैलरी मिलती है कंपेयर टू मेन. उनका जो बच्चों का जो क्रेच फैसिलिटीज वगैरह होना चाहिए वो भी नहीं मिलता. इवन टॉयलेट फैसिलिटीज भी नहीं होता. तो वहां पे भी कोई सेफ एनवायरनमेंट नहीं है उनके लिए. सो ये, और उसके अलावा तो इतना इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है और फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशंस नहीं है. इन सब चीजों की वजह से लेडीज आगे नहीं आ पा रही हैं, वो काम नहीं कर पाती है मेल्स के बराबर. सो प्राइम मिनिस्टर में बड़े बड़े बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये सारे आंदोलन तो चलाते हैं, बट उसमें क्या हो रहा है कोई जानता है? बट हमारा स्टेटस तो वैसे की वैसे है उसमें. फिर इसमें एक ही इसका तरीका ये है, जो स्टेट्स वगैरह ना पूरी तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं. जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इतने, जब गर्भ में क्या है, लड़की है ऐसे पता चलते, मतलब उसका अबॉर्शन हो जाता है. सो ये सब तो मॉनिटर करना पड़ेगा. और उसके अलावा
बच्चों का जो खास करके लड़कियों का न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता है, तो उनका तो घर से ही उनका इतना डिस्क्रिमिनेशन है। लड़कों का 4 रोटी मिलता है तो लड़कियों का तो 1 ही रोटी मिलती है, इवन दूध भी नहीं पिलाया जाता है, ऐसे हालत है। तो ये सो एजुकेशन और कम्युनिकेशन कैंपेन्स ना हमें करना चाहिए। इसमें हमेशा हम लोग ये फोकस करते हैं कि दैट जो डाउन ट्रॉडन है, जो बीपीएल फैमिलीज है, जो स्लम्स में रहते हैं, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। बड़े बड़े अमीर लोगों के घर में भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो हम लोगों को ये सारे सोसाइटी को लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात है कि चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर हम लोगों का कोई कैंपेन चलाना पड़ेगा। तो चाइल्ड ये लड़कियों को बोझ समझ के जल्दी से शादी करवा देते हैं, इसमें भी कुछ रोक लगाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स चलाया हुआ है, कन्याश्री, प्रकल्पा स्कीम वगैरह वगैरह, जो ऑलरेडी एक लड़कियां हैं उसमें लागू होती है, बट कहीं 2 लड़कियां होते तो उसमें नहीं, उनको मिलता नहीं है। इसलिए काफी लड़कियां 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाते हैं, हायर सेकेंडरी लेवल हायर एजुकेशन में जा नहीं पाते हैं। तो ये सब चीजों का मतलब हम लोगों का पॉलिसी एडवोकेसी एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो ये एजुकेशन, और इसके अलावा घर पे जब हम लोग लड़कियों से काम कराते हैं, लड़कों से काम नहीं कराते हैं, वहीं पे हम लोग मतलब शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो उसमें भी हम लोग बराबरी की लड़कों को भी इन्वॉल्व करके रखना चाहिए, ताकि सो चैरिटी बिगिंस एट होम है। ऐसी जेंडर इक्वालिटी भी हमें जब छोटे उम्र से बच्चे पैदा होते हैं तब से उनको, बॉयज को स्पेशली बॉयज को सिखाना चाहिए। ये पेरेंट्स का एक वो ड्यूटी बनती है ये। तो बराबरी दोनों को मतलब भेदभाव नहीं करना पड़ेगा इसमें। सो बच्चे इसीलिए सीखते हैं ना, आजकल के जमाने में खास करके ये होता नहीं है। मतलब still we are in 21st century, but still we are not going in that direction, so that is really painful. Then second thing is that honor नहीं होता है, because अगर वो लड़कियां कुछ करके भी दिखाते हैं उनको बेटा करके बुलाते हैं। उसमें भी ऐसा है, बेटी का भी कोई बोलते नहीं है, इवन माँ बाप भी उनको अच्छा बेटी ऐसे नहीं, अच्छा बेटा ऐसे करके बुलाते हैं। वो वहां पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। सो ये सब ना हमारे डीप रूटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से है। मेंटली वी आर बहुत पीछे है, मेंटली हमारी सोच बहुत पीछे है। इन सब चीजों का बदलना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी जेंडर इक्वालिटी विल बी अ वेरी वेरी डिस्टेंट ड्रीम। थैंक यू प्राची। Thank you, Jayashree ji. And now, Pankhuri, is it sorted now? Can I take your name? Yes, absolutely. Okay, so I hope you can hear me. Who's an educationist in a reputed school will have views on it now. Thank you. Okay. First of all, a very good afternoon to all of you. So to me, gender equality doesn't mean to compete with men and community. And men, gender equality means things a man, a woman both can do. To me, it comes when a man and a want to do the things and they are able to do the things which they wish for. Gender equality is not only a fundamental right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous, and sustainable world. I'm so sorry, I'm just switching off my video as I have a lot of network problems. So please bear with me, because I want you all to hear my views rather than seeing me. Sure. Okay. So there has been progress over the last 2 decades. More girls are going to school, fewer girls are forced into early marriages, and I believe more women are serving in parliament and positions of leadership. And of course, laws are being reformed on gender equality. But I don't think so. All these gains and main challenges remain.
discriminatory laws and still remain pervasive. Women continue to be underrepresented at all political levels. And it's such a that in 1 out of 5 women girls between the age of 15 to 49 are experiencing physical and sexual violence, which is a big figure for a country like India. And the most recent reason for the harassment is the outbreak of coronavirus and the implementation of lockdown. The corona outbreak has exaggerated the inequalities for women and girls across every sphere. I believe from health to economy to security. Hello. Sorry. Hello. Yes, Pankhuri, please continue. Pankhuri, continue कर सकते हो अपनी बात. अच्छा. To us men and many there's a lot of disturbance and restrictions. Ruth, please mic off कर दो. Yeah. Mic off. Mic off कर सोल रहा हूँ. You're asking us to put the mic off. Should I continue? Yes, Pankhuri, now you're audible. Okay. Continue. So my question is how to bring the gender equality in our society, which is a question for the day. So I think the first point should educate scientific in it. So there has progress in increasing the access to education, but progress has been slow in improving gender sensitivity of the education system, including ensuring textbooks to promote positive stereotypes. I think just teaching children to respect women won't do. We also need to tell them how to respect women. We also need to tell them how to take a stand against any discrepancy that's happening around them. Next, I believe we should raise the aspirations of girls and their parents. One of the key strategies, according to me, should be to change how girls, families, and society imagine what a girl can be or can do. I think we need to give our girls images and role models. And to fulfill their dreams, we also need parents to see that there really are opportunities for their daughters, that their only security is not just to be good wives. And I believe the last point for this, there are many points, but the last point I can think of is we should be aware of the clash. The realities that we need to remember and address is that when women trespass in spaces that were, completely male dominated, there is often a penalty for a woman in education, in workplace. This backlash takes in forms of sex violence, harassment, humiliation, all these things. So looking at a local or specific situation, we can see that slows the pace of women's entry into a sector. आप किसी महिला को उस सेक्टर में वो इज्जत नहीं देंगे, वो सम्मान नहीं देंगे, तो महिलाएं उस सेक्टर में कम आएंगी. And there are so many words which are gender biased. Like I should say, like a farmer. If I say कि farmer कौन होता है, आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज आएगी एक किसान जो फील्ड में काम कर रहा है. Now see, the word itself is so gender based. This thing, blue,
the words like homemaker, why can't a boy be a homemaker and why can only a girl be a homemaker? Homemaker बोलते ही हमें सिर्फ एक फीमेल जो किचन में खाना बना रही है उनकी So these are just a few examples, and I think we should stop splitting humans into pink and blue. And I think because I have a lot of network problems, so I should end by saying that everybody, regardless of gender, should be given equal opportunities in all the spheres of life. I believe that gender equality is an integral part of modern and diverse society. And as Neelam ma'am said, that it is a precondition for sustainable economic growth. And since nowadays the whole world is going into economical degradation, so I think giving equal importance and equal rights to women and equal platform to women will help us survive through all this very easily. Thank you so much. Thank you, Pankudi. Now we have Ruth Manorama ji among us, who is from Bangalore and who is a Dalit social activist and one of the founding member of NAVO. I would like Ruth ji to speak few words about how to bring gender equality in our society and why is it important. Kindly switch on your audio, Ruth ji. Yeah. Yes, yes, please. Hello. Yes, you're audible. Hello. Can you hear me? Yes. Yeah. Thank you very much for the opportunity given by Neelam as well as the daughter and the comrade of Neelam, the Prachi. It's so nice. Like I was very busy with the domestic workers, webinar today. All the workers were speaking, so it took long time. And how to fight among the workers, like the domestic workers at the social hierarchy at the lowest. Nobody really, look at them. So in a sense, we face inequality in our life so much. Discrimination is a result of that. So today, advancing gender equality and giving women's empowerment is a very, very, very important task. It's a very important task in our society. By the local governments and by the state governments and then also at the national government and the global. Globally, women need equality. That is what we are saying. So your question is how to bring gender equality in our society and why it is important. Our great constitution, Indian constitution itself, accords every woman and man equality of genders. Means that both should enjoy equal opportunities, equal rights and freedom and liberty. I mean, the word equality is so, meaningful. Dr. B.R. Ambedkar in the preamble included equality as one of the constitutional norms. I think we don't need to borrow from anywhere. We have to borrow from ourselves. And it is the written constitution gives women, gender equality. Today, Beijing plus 25 years, 1995, we all met and brought about 12 important concerns of how to bring equality. The whole world conference itself, namely equality, development and peace. These are all, intertwined. If you don't have equality, there is no peace. Equality in sexes, equality in religion, equality in people rich and poor, workers and owners. Like you need equality. Therefore, equality connected with peace. And peace is connected with the development.
if you really see today, we have already crossed, Beijing 25 years. Today, the UN is talking about in equality, how to advance equality, how to empower women. So the work is not over. The work is continuing. That is why they said that we have to advance equality. Okay, I would not talk much on equality, but I would say I wanted to bring CEDAW as a very important, instrument in removing discrimination against women and bring equality. Equality not just on paper. Equality is not a piece of, legislations, but peace, equality must be enjoyed by everyone. Everybody must enjoy equality. Like when she walks on the road, people will respect her. People will not, harass her, sexually harass her, make, cheap comments. So a woman need to be treated with respect and with liberty. So I think that CEDAW really says remove all obstacles in attaining, equality, that too a substantive equality. That means we must enjoy it. Should be on the paper, it's only a paper tiger, but we must enjoy it. This is CEDAW says. The third aspect is, the world is talking about sustainable development. Gender equality is a standalone, standalone goal in order to bring about, development. In order to bring development, gender equality must be given. There are 5 or 6 important things that they give. They are women, should be free from violence. Women should have opportunities. Women should enjoy, political participation. They must be leaders. They must be at the center to decide what needs to be done. So these 3, major discussion which is going on. One is our own constitution. Second is our CEDAW, Beijing Plus 25, and then it gives, it draws a lot of, ways in which we will promote equality. I think why it is important to bring gender equality, that is your subject. Bring gender equality because that is important in our society. It's a duty of every citizens, duty of, government officers, different stakeholders, the court, the bureaucracy, the court, bureaucracy and administration. Gender equality is a duty of all citizens. Bringing gender equality is a duty of all the citizens. And then it is so much related to women's right to life and liberty. We need to be treated as equal citizens. I don't want to be treated something like lesser than a pig, lesser than a dog. The Dalits in this country, the pigs can go and drink water in the water in a pond, but the Dalits are not allowed because he is lesser than other human being. So I would say that we need to be treated as equal citizens. We don't bring gender equality in our society if we don't talk about equality. I would also say that in order to bring down gender discrimination between girls and boys, this will go on persist. If we don't, bring about stop discrimination, this will not happen. So what will happen? The unequal society will be legitimized. Already there is inequality that exists. If you don't work for it, if you don't talk about it, if you don't articulate about it, like people will say, let us have a maja time. Yeah. If women don't have equality, they will be chained to extreme poverty. Education level will be very less. Joblessness will be very higher. Will be higher among women. In our patriarchal cultures, caste hierarchy that have weighed upon the centuries as a root cause for gender equality, which prevails in India. Therefore, men should not think it is a natural right for them
to unequally, treat women. Therefore, we must, stand up for, equality. How do we do that? How do we, really change? Somebody is already talking about. Let us change our homes, a place where equality exists. Our homes should be gender equality centers. It would be a gender equality centers, our homes. We don't need to look for anywhere. There we start. The mother and the father must, treat the children as equal to anyone else. I think that is important. Second is our schools and curriculums. And, this is very important that we change in order to promote gender equality. Curriculum should be built, in bringing, gender equality. It should be made a subject. And I think also gender equality needs, we must address also just equality between man and woman. That is not enough. We need an overarching equality and anti-discrimination legislation that addresses, recognizes all kinds of discrimination, not only just gender. More grounds covers, various potential sites of discrimination, clearly identifies duty bearers, extend to the private spheres as well as, to the other, political spheres. We must fashion appropriate remedies for violation and impose positive anti-discrimination duties, on the states. It's only when there is an overarching equality legislation that address discrimination faced by people due to caste, due to disability, sex, gender, identity, and many other grounds in the private and public sector. And now in all fields such as education, employment, healthcare, public services, education, employment, healthcare, legal aid, that we should have the opportunity to ensure equality for law. I think we need an overarching legislation. I think these legislations must be, should be available to everyone. People, when you have a legislation, the punitive measures will be there if you don't follow the legislation. I think it is important that, that we need to talk about equality all the time. We must encourage our girls to say that we will not take this nonsense. We will not accept, this kind of treating us very indifferently, unequally, with discrimination. So we need equality brings freedom from violence. The stigma, like when a girl is being raped, she carries stigma. We should reverse the order that the man who rapes should, really have a stigma that she has raped a woman. She had, treated her as a kind of a doll, that he can use her, commodify her. I think, we also have a lot of negative social norms through proverbs, through, many stories, many pictures. I think we should remove all that. And also, like the CEDAW, Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women, says we must review and amend enacting and enforcing legislation to reference to CEDAW. There are a lot of good things has been written in CEDAW. I think that, those must be part of our agenda in order to bring about equality. I think equality is rights of all women. We must experience it. We must enjoy it. We must, reclaim it. Thank you. Thank you, Ruchi. It was a pleasure listening to you. And now, anybody else want to speak on this topic? किसी और को सखी केंद्र से किसी को कोई बात रखनी है अपनी, या फिर किसी को भी? या किसी को कोई क्वेश्चन है दिमाग में?
किसी को कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कुछ दिमाग में है क्या? सब लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है. Thank you, Ruth. I also wanted to say something. I think we must also promote, a lot of, groups in our areas of work, like in ward committees, it's a kind of an equality club, a club which, young women join together and analyze their lives. Women are very afraid nowadays to get married. They say that, if you work, it is enough. Because they see that discrimination and unequal practices that are there in other women's lives. But I think that we must also, create. We are working in society, we are working in communities. But I think that every wards, if our women are coming from various wards, we should, promote, these kind of, clubs at ward levels, where women are in small number. They meet and discuss what are the issues they see, inequality. They may see issues in education, in employment, in getting an opportunity, in many places, in public and also in private places. Women must talk about it. Women should not be talking about their experiences is stigmatized. No, they should share. They must join hands together. So at ward levels, at every constituency levels, that we must do that. So women, if that something happens to them, they can rise and then protest. They can ask. I think questioning is very important. We women, young people, must question the way they are treated. They are treated at home and in workplaces and public spaces and also in political arenas. Women must be allowed to speak. Only when you speak, people hear it. Women's voices must be heard. So I think that advancing empowerment for women is to really amplify our voices, amplify, make sounds, and then, work towards equality. I think only by talking, we have come so far. I think we can go ahead. That means that younger generations of women, especially now, we've been talking about this. The younger women now, should take it up. Like people like, Prachi and others, I do not know all the names. They must lead. They must lead the older women now. I think equality is not far away from us if every woman is touched by this awareness. Good evening, ma'am. Hi, ma'am. Hi. Ruth, very good. बहुत अच्छा मैम ने रखा। और कहीं ना कहीं मेरा एक सवाल है कि हम लोग इस तरह की जो क्राइसिस या इस तरह की जो असमानता को फेस करते हुए और समझते हैं कि जहाँ भी हम जा रहे हैं जस्टिस के लिए, जिस विक्टिम के लिए सपोर्ट में हम खड़े हैं, हम उसको जब उसकी पैरवी करते हैं या पुलिस को उसकी समस्या बताने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस हमें बताती है कि आप तो फेमिनिस्ट हैं, आप अच्छा खासा वो घर में सरवाइव कर लेगी, आप लोग उसे समझा रहे हैं। तो एक महिला के साथ जो महिला होने के नाते हिंसा हो रही है, जो भावनात्मक और मानसिक हिंसा हो रही है, उसे कोर्ट में कैसे कंपनसेट करें, कोर्ट में कैसे आगे लेके जाएं, कि हर चीज कहीं ना कहीं वो कहते हैं प्रूफ दो। भावनात्मक हिंसा जो हो रही है उसे हमें हमारे लीगल एक्सपर्ट कैसे सपोर्ट देंगे। मैं ये रूथ मैम से और भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि हम समझ रहे हैं जो असमानता हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, और वो लेडी फाइट कर रही है, उस क्वेश्चन को उठा रहे हैं, बट हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अर्चना, क्या हम कुछ बोले इस पे? जी जी बिल्कुल, श्योर। हाँ, देखो, जब सारी सोसाइटी में, जब सारी जगह पैट्रियार्कल सिस्टम है, तो अभी जो रूथ ने बात कही कि हमको एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा
कि हम जेंडर इक्वालिटी को एंजॉय कर सकें, हमें ये समझ सके, लोगों को के बीच ये बता सके कि जेंडर इनइक्वालिटी कहां कहां हो रही है। हमें उसे पॉइंट आउट करने की जरूरत है कि जेंडर इनइक्वालिटी यहां पर है, यहां है, यहां है, यहां है। और वो जो एक्सेप्टेंस है वायलेंस की, मिनिमम वायलेंस की एक्सेप्टेंस हमने अपनी जिंदगी में हर एक को दे रखी है कि ठीक है, हमारा पति ऐसे बोल सकता है लेकिन मार नहीं सकता, या इतना मार सकता है, या अगर उसने हमें कुत्ते की तरह डांट दिया तो हम सोचते हैं ये तो उसकी आदत है। हमें वर्क प्लेस पे अगर डांट दिया गया, समाज में कहीं कुछ बोल दिया गया, हमें ये जो मिनिमम एक्सेप्टेंस है वायलेंस की, उसको खत्म करना पड़ेगा। पहले हमें अपनी जिंदगी में समझना पड़ेगा कि उसको हम कैसे खत्म करें। और जेंडर इक्वालिटी को हम इस पूरे, अगर हम आदिम युग के बाद से जाएं तो हम देखें कि महिलाओं की स्थिति कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही। आज हम बेटर पोजीशन में हैं, आज हमने ढेरियां लांघी हैं, आज हम बहुत सारा बोल पा रहे हैं। तो आज ही हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, आज ही हम बड़ी बड़ी कैंपेन चला सकते हैं। तब पुलिस में बैठे लोगों की भी सोच बदलेगी, तब जुडिशरी में भी बैठे हुए लोगों की सोच बदलेगी। क्योंकि जो हमारे घर के अंदर बैठे लोग हैं वही लोग तो जुडिशरी में बैठे हैं, वही लोग तो पुलिस में बैठे हैं। तो उन्हें जेंडर सेंसिटाइज करने की जरूरत है। जैसे तुमको याद होगा, हम लोगों ने पुलिस के ऑफिसर्स को तमाम बार 5-5 दिन की ट्रेनिंग दी है। कानपुर में दी है, लखनऊ में दी है, बुंदेलखंड में दी है। एक्चुअली ये सब चीजों को हमें समझना होगा। आज पोजीशन क्या है? आज 37 सालों में 38,000 से ज्यादा केसेस महिला हिंसा के सखी केंद्र में आ चुके हैं। 22,000 से ज्यादा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और उन्हें न्याय दिला चुके हैं। गिनाना बहुत मुश्किल है कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। एक छोटी बस्ती और गांव से लगाकर इंटरनेशनल लेवल तक हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक्चुअली हम सबको एक आना होगा, इसको एक हवन समझना होगा, इसको एक यज्ञ समझना होगा। और जो अभी तुमने कहा है कि कहां कहां हिंसा है, उसे पॉइंट आउट करने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो आज बहुत अच्छा लगा। अगर कोई प्रश्न है, कोई और बोलना चाहता है तो बता दे, नहीं तो हम लोग इसको, या हमारी कोई टेस्टिमोनी कुछ कहना चाहती है या कुछ भी तो बोल दे। ये वेबिनार सबके लिए है। और थैंक यू एलिजाबेथ, थैंक यू जयश्री, थैंक यू रूथ, सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, जारजुम को भी। तो अगर किसी को कुछ अभी कहना है, नहीं तो प्राची जी हमें लगता है कि हम इसको एंड नहीं कहना चाहिए, शुरुआत कहना चाहिए। हर बार हम लोग चैप्टर क्लोज नहीं करते हैं, हर बार नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो देख लो अगर किसी को कुछ बोलना है। ओके प्राची, थैंक यू। थैंक यू नीलम जी। तो किसी को कुछ बोलना है और कोई सवाल या फिर कोई बात रखनी हो अपनी, तो वो रख सकता है। अंजलि अपनी बात रखना चाहती है। अंजलि शायद बाद में जुड़ी थी। अगर मेरी आवाज सुन रही है तो वो अपनी बात रखना चाहे तो रख सकती है। हेलो हेलो। हाँ अंजलि बोलो। जी अंजलि। हाँ मैम नमस्ते। हेलो। हाँ हाँ अंजलि बोलो, नमस्ते। हाँ जी मैम नमस्ते। मैम मैं कानपुर से हूँ, बर्रा से। मेरी शादी भी बर्रा में ही रामा देवी में हुई थी और 5 साल हो गए मेरी शादी के। अब मैं 1 साल से अलग हूँ। और मैम मेरा केस ममता मैम देख रही हैं और सपोर्ट भी मुझको बहुत उन्होंने किया हुआ है।
और मैं 1 साल हो गया यहाँ पे अपने घर पे रहते मैं अपने घर पे ही रह रही हूँ और ससुराल से कोई सपोर्ट नहीं है। मैं पढ़ना चाहती थी, ना मेरे ससुराल वालों ने मुझको पढ़ाया। पढ़ रही थी मैं, जब मेरी शादी हुई थी, बीएससी कर रही थी, वो भी ससुराल वालों ने मेरी नहीं कराई। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, फिर मैंने दोबारा से एडमिशन लिया। अब मैं बीए कर रही हूँ। और फैमिली में थी, ससुराल में थी, वहाँ भी बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट सब होता था। मेरा एक बेटा भी है, वो उन्हीं लोगों के पास में है। मैं यहाँ पे सिंगल ही हूँ। काफ़ी शारीरिक मारपीट, ये वो लड़ाई झगड़ा काफ़ी होता था, जिसकी वजह से मैं यहाँ आ गई। मैंने अपनी फैमिली में भी रहने की बहुत कोशिश की। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। आप जहाँ पे जिस फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो मैं वहीं कर लूँगी, क्योंकि मैं पढ़ी हुई थी, कंप्यूटर वगैरह सीखी थी, सिलाई भी कर लेती थी। सिलाई के लिए भी बहुत बार कहा कि मैं सिलाई कर लूँगी घर पे, नहीं पसंद है बाहर जाना तो मैं घर पे सिलाई कर लेती हूँ। बट उसमें भी उन लोगों को प्रॉब्लम थी, ये है मेरी नाक कट जाएगी, बेइज्जती होगी, ये होगा ये होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। उन लोगों का कहना था यहाँ पे काम करोगे सब देखेंगे, मेरी बेइज्जती होगी, क्या है कि इनकी बहू ऐसा काम कर रही है, काम नहीं करना है, घर पे रहो। उसके बाद फिर मैं आई घर, अपने कंप्यूटर भी मैंने सीखा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में जाके कर लूँगी। उसके बाद भी नहीं वो लोग माने। फाइनली आज ये है कि मैं अलग रह रही हूँ अपने घर में फैमिली के साथ में। मेरे माँ पापा बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझको, दोबारा से एडमिशन करवाया, पढ़ाया, और मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। कोई बात नहीं अंजलि, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं, जहां भी जरूरत होगी। ममता देख रही है तुम्हारा केस, और हाँ मैम, ममता मैम देख रही हैं। और हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। अच्छा लगा तुमने भी पूरी मीटिंग अटेंड की। थैंक यू अंजलि अपनी बात रखने के लिए। और कोई जिसको कुछ कहना हो या कोई प्रश्न हो, सखी किन से कोई, उमा कुछ कहना चाहोगी? हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं शायद। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रूथ जी, थैंक यू जार्जुम जी, thank you everyone, thank you Elizabeth, thank you Jayashree ji for joining us, and we'll be connected for sure. Hope to see you in the next meeting. Thank you so much. Yeah. So we're ending the session now. Okay, thank you Elizabeth. Thank you, bye. Thank you everyone.